कक्षा 10 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। और आपके 12 मार्च 2025 को जो आपका हिंदी का पेपर होगा और हिंदी के पेपर में प्यारे बच्चों आपके जो व्याकरण के 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्रामर जो आएगी हिंदी ग्रामर हिंदी की जो व्याकरण आएगी वो आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आपके जो 10 क्वेश्चन आएंगे 10 में से 10 प्रश्न आपके सही हो, इस प्रकार की तैयारी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इसके अलावा उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास सभी के बारे में आपको अच्छी प्रकार से समझाएंगे। जो विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेगा उसके 10 में से 10 नंबर आपके व्याकरण के पक्के होने वाले हैं और हूबहू यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेगा उस विद्यार्थी को निश्चित रूप से फायदा होगा। और जिन विद्यार्थियों को जो अच्छे नंबर प्राप्त करने वो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। ये पीडीएफ है अपने शेखावटी मिशन 100 की और इसकी पीडीएफ में आपको पूरी समझाने वाला हूँ। ग्रामर वाला पोर्शन इसमें कवर करेंगे। तो जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं की अपने ऐप के ऊपर उपलब्ध है, ऐप से इसको डाउनलोड कर लेना और ऐप के अंदर इसके टेस्ट भी दे सकते हैं। हिंदी के टेस्ट आपके 9 टेस्ट आपके हिंदी के जो मॉडल पेपर के रूप में दे रखे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है वो सारे के सारे आपकी परीक्षा में इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। तो हिंदी के अलावा बाकी विषय की भी आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, आप ज़रूर ज्वाइन करना। और वन लाइनर जो मैंने आपको बता रखी है, वन लाइनर जो किताबें हैं वो आपको ज़रूर पढ़नी है, आपको उसमें काफ़ी बेनिफिट रहे। तो सबसे पहले आपके हिंदी में एक टॉपिक आता है संधि का। व्याकरण का सबसे पहला टॉपिक क्या है? संधि है। तो संधि के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले संधि क्या होती है? तो संधि का मतलब होता है नाम। किसी के नाम को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब नाम किसी का भी हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, प्राणी का हो सकता है, व्यक्ति का हो सकता है, स्थान का हो सकता है या फिर भाव का हो सकता है। तो किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। हमारे हिंदी में संज्ञा के 3 भेद हैं। अब प्रश्न आपका फैक्ट यहाँ से बनेगा कि हमारे संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो मुख्यतः हिंदी में 3 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर आता है जातिवाचक संज्ञा और फिर आता है भाववाचक संज्ञा। बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है भाववाचक संज्ञा। अब तक 2 बार क्वेश्चन पूछा, दोनों बार इसने भाववाचक का ही पूछा है। तो इस बार जो बोर्ड का जो परिभाषा है वो या तो व्यक्तिवाचक पूछेगा या फिर आपके जातिवाचक पूछा जाएगा। तो आइए ये भी देख लेते हैं कि पहला शब्द आपकी जो प्रकार है संज्ञा का वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा का है। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष के नाम का बोध होता है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि उसका नाम लेते ही आपके दिमाग में केवल एक इमेज बनती है, एक आदमी की इमेज बनती है, स्पेशल इमेज बनती है, उसको अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मैं आपके सामने नाम लूँ राम, तो आपके दिमाग में जो राम जी की जो तस्वीर बनी होगी अभी, ठीक है। लेकिन मैं आपके जो नाम लो यहाँ पे जैसे गाय, तो आपके दिमाग में कई सारी गायों की तस्वीर बनी होगी। गाय जिसमें आपकी जो हो सकता है कि किसी के दिमाग में देसी गाय की तस्वीर बनी होगी, किसी की विदेशी गाय की तस्वीर बनी होगी, किसी की जर्सी, होलिस्टीन, गिर, साहिवाल, नागौरी, कोई सी भी गाय हो सकती है। तो ये अलग अलग तस्वीर बनेगी तो फिर वो आपके जो जातिवाचक हो जाएगा। और एक ही तस्वीर बन रही इसका मतलब वो आपके व्यक्तिवाचक हो जाएगा, व्यक्ति विशेष है। जैसे मैं नाम लो आपके जयपुर, तो जयपुर किसी एक ही आपकी जो नाम आएगा इसमें। और मैं एक नाम ले लूँ शहर, तो शहर में आपके किसी भी शहर की तस्वीर बन सकती है। जैसे जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, चित्तौड़ है, मुंबई है, दिल्ली है, लखनऊ है, पटना है, किसी भी शहर की आपके दिमाग में इमेज बन जाएगी। तो वो आपके शहर तो आपके इसमें जातिवाचक हो जाएगा और जयपुर आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। यानी कि इसमें विशेष का बोध होता है, विशेष स्पेशल का बोध होता है। फिर आपके इसमें उदाहरण जैसे किसी का नाम है राम, श्याम, सीता, गीता, किसी देश का नाम है भारत, हिमालय, किसी पर्वत का नाम है गंगा, नदी का नाम है, त्यौहार है दीपावली, सोमवार, दैनिक भास्कर, आगरा, ताजमहल आदि, ये सभी क्या है? ये सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। फिर बात कर लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसका नाम आता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति का नाम होगा, किसी देश का नाम होगा, किसी पर्वत का नाम होगा, नदी का नाम होगा, त्यौहार का नाम होगा, वार का, समाचार पत्र का नाम होगा, नगर का या फिर गांव का नाम होता है। तो उसको अपन क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है टॉपिक आपकी जातिवाचक संज्ञा। तो जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा जो होती है वो सामान्य का बोध कराती है, वो विशेष का बोध नहीं कराती। जनरल वे में आप एक नाम लेंगे और पूरे जो ग्रुप का उसमें वो जो कैंडिडेट प्रतिनिधित्व करता होगा। जैसे मैं नाम लूँ आपके इसमें भैंस का, तो आपके दिमाग में कई सारी भैंस की जो इमेज बनेगी, हो सकता है वो आपके भैंस हो, वो आपके मुर्रा भैंस हो, जाफराबादी हो, सूरती हो, खुंडी हो, कोई और भी भैंस का जो इमेज आपके दिमाग में बन सकती है। तो ये बोध कराती है सामान्य का।
टोटल उसमें सभी भैंसें उसमें आ जाएगी। तो फिर आपकी जातिवाचक संज्ञा में क्या क्या आएंगे, तो जातिवाचक संज्ञा में आपकी जैसे संज्ञा में गाय है, आदमी है, पुस्तक है, पेड़ है, पंखा है, पहाड़ है, नदी है, समुद्र है, नगर है, गांव, शहर, कबूतर, ये सभी शब्द इसमें शामिल किया जाता है। फिर आता है भाववाचक संज्ञा। बोर्ड हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, 100% दोनों बार जो क्वेश्चन आया था लास्ट 2 ईयर में आपके इसी टॉपिक से आपके प्रश्न पूछा है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों वस्तुओं के गुण, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध होता है उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाले भाव को ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भय है, क्रोध है, दया है, उत्साह है, चिंता है, बचपन है, बुढ़ापा है, ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। फिर आता है आपका इसमें आपकी ये सभी जो गुण है वो सभी आपकी क्या हो जाएंगे? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे किया जा सकता है, किससे किससे बनाया जा सकता है? तो भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अवयव से, इनके साथ में प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। जैसे पशु में ता जोड़ेंगे तो पशुता हो जाएगा, बचपन बच्चा प्लस पन हो जाएगा, मम प्लस ता ममत्व हो जाएगा या ममता हो जाएगा, निज प्लस त्व निजत्व हो जाएगा, बुरा प्लस आई बुराई हो जाएगी। इसी प्रकार से मोटा प्लस आपा मोटापा हो जाएगा, थकना प्लस आवट थकावट हो जाएगी, दूर प्लस ई दूरी हो जाएगा। आए हुए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे आपके सामने है पहला प्रश्न आपके ये कि किसी भाव, अवस्था, गुण, दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं तो उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यह आया था अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 की परीक्षा में, यानी कि लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर इसमें अगला प्रश्न ये कि 2023 में आया था ये वाला क्वेश्चन कि प्राय गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव और क्रिया के अंतर्गत ये किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। हो सकता है अगला प्रश्न आपके ये आ जाए कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के भेद आपसे पूछ लेंगे तो संज्ञा के 3 भेद हैं। बाकी ये सभी अपने चर्चा कर लिए और कुछ उदाहरण इनमें आपको जो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक छांट के लिखनी है। तो आदमी है तो आदमी क्या हो जाएगा? आदमी जातिवाचक है। लड़की जातिवाचक है। राम व्यक्तिवाचक है। बच्चा जातिवाचक है। पशु जातिवाचक है। हिमालय व्यक्तिवाचक है। बचपन भाववाचक है। हंसी भाववाचक है। क्रोध भाववाचक है। आगरा व्यक्तिवाचक है। गौरव व्यक्तिवाचक है। ये सभी इस प्रकार से आपको छांट के लिखना है। अगला टॉपिक है अपना सर्वनाम। एक तो आपको सर्वनाम के जो 6 भेद हैं उनके आपको नाम याद करना है और सर्वनाम की जो संख्या वो आपको याद रखनी है। तो सर्वनाम में क्या होता है? सर्व प्लस नाम, ये 2 शब्दों के योग से बना है। सर्व का अर्थ होता है सभी का और नाम का अर्थ होता है संज्ञा। तो सभी संज्ञाओं के स्थान पर जो शब्द आते हैं उनको सर्वनाम कहा जाता है। क्या परिभाषा है? तो सर्वनाम की परिभाषा लिखेंगे, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। मैं, तुम, वह, हम, यह, कोई, कौन, किसी, जो, सो, ये सभी आपकी क्या है? सर्वनाम के उदाहरण है। हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद है? तो हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद है। ये नंबर आपको याद रखना है, परीक्षा में आपके यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं, 6 भेद का नाम आपको याद कर लेना है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधबोधक सर्वनाम। तो सबसे पहला इसमें आपके पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या बोलने वाला या लिखने वाला लेखक अपने नाम के लिए या सुनने वाले के नाम के लिए या सुनने वाले के अलावा किसी और के नाम के स्थान पर प्रयोग करता है उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमारे संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वैसे ही हिंदी में हमारे 3 पुरुष हैं। 3 पुरुष कौन कौन से? उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और प्रथम पुरुष नहीं होकर इसमें क्या होता है? अन्य पुरुष होता है। क्या होता है? अन्य पुरुष होता है। तो उत्तम पुरुष में वक्ता या लेखक अपने नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुष में आएंगे, जो खुद के लिए काम में लेते हैं, स्वयं के लिए। जैसे मैं, हम, मेरा, मैंने, हमें। तो ये वक्ता या लेखक अपने नाम के स्थान पर इनका प्रयोग करता है, ये आपके उत्तम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। मध्यम पुरुष सुनने वाले या फिर किसी सामने वाले के नाम के लिए, जैसे तुम, तू, आप, सब, ये सभी आपके मध्यम पुरुष में आएंगे। अन्य पुरुष में वक्ता या लेखक के द्वारा श्रोता के अलावा किसी और के नाम के जो स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसको अन्य के नाम के जब भी आएगा तो अन्य पुरुष सर्वनाम आपके इसमें लिखेंगे। जैसे यह, वह, ये, वे, उन्होंने, इन्हें, ये सभी। फिर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चित और संकेत करते हुए उनके नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है।
उदाहरण के लिए यह, वह, ये सभी आपके निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति की अनिश्चितता का बोध होता है, इनकी निश्चित संकेत नहीं होता है, उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कौन, कुछ, ये सभी आपके अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड का फेवरेट है, आपकी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको भी याद कर लेना। निजवाचक सर्वनाम, निज का मतलब खुद का, निज का मतलब क्या होता है, जो खुद के लिए काम में लेते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए या अपनेपन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर आपको वाक्य में दिखे स्वयं, खुद, स्वतः, आप ही, अपना, अपनी, अपने आप, ये सभी आपके क्या हैं, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर मैं शब्द का उत्तम पुरुष अपनी जो निजवाचक सर्वनाम के रूप में आया है। जो मैं तो जो शब्द है वो तो उत्तम पुरुष सर्वनाम है, और अपनी जो शब्द है वो आपके निजवाचक सर्वनाम होगा। पांचवा है आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, ये सभी आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। बात कर लेते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। दो उपवाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा के बीच में संबंध दर्शाने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसे, जिसकी, ये सभी आपके संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। और फिर आपके इनके उदाहरण वगैरह सारी चीज़ें बतानी। अगला प्रश्न विशेषण का आता है। तो विशेषण क्या होता है? विशेषण जो विशेषता बताता है, ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको अपन विशेषण कहते हैं। जैसे नीला, काला, हरा, नया, मोटा, ताज़ा, पुराना, ये शब्द ऐसे जो विशेषता बता रहे हैं। और विशेषण शब्दों में के द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट करते हैं उसे विशेष्य कहा जाता है। और विशेषण के 4 भेद हैं। अब देखो, हो सकता है आपके कन्फ्यूजन आए, विशेषण के आपके इसमें 4 भेद दे रखे, लेकिन आपकी जो हिंदी की किताब है, हिंदी की जो व्याकरण की किताब है, उसमें आपके विशेषण के 5 भेद दे रखे हैं। तो आपको 5 भेद याद करना, यानी कि अगर आप 4 लिखोगे तो भी गलत नहीं और 5 लिखोगे तो भी गलत नहीं, तो आपको 5 लिखना है। तो विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 5 भेद है। देखो, ये आपके 9वीं से 12वीं तक की हिंदी व्याकरण की किताब चलती है, रचना प्रबोध। इसमें आपके जो विशेषण के जो नाम दे रखे वो 5 प्रकार के दे रखे, ठीक है। कक्षा 9, 10, 11, 12 सभी के लिए ये काम करती है। तो विशेषण वाला देख लेते हैं। तो ये आपके यहाँ पे विशेषण के प्रकार दे रखे और विशेषण के 5 प्रकार इन्होंने दे रखे। तो आपको भी विशेषण का जब प्रश्न आ जाए तो आपको 5 ही करना है, और आपके परीक्षा में 5 ही सही माने जाएंगे, इसलिए आपको यहाँ पे विशेषण के 5 प्रकार याद कर लेने। कौन कौन से हैं? तो इसमें आपके गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक विशेषण 5 प्रकार दे रखे हैं, और 5 ही विशेषण आपकी किताब के अंदर दे रखा है 9वीं से 12वीं की व्याकरण में। नेक्स्ट है फिर आपके ये कि कौन कौन से नाम इसमें? तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। एक जो व्यक्तिवाचक विशेषण है वो यहाँ से हटा रखा, जबकि व्यक्तिवाचक आपके जो उसमें हिंदी की किताब में दे रखा है। गुणवाचक विशेषण, तो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, रंग, रूप, स्थान आदि की विशेषता को प्रकट करते हैं उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। भला आदमी, बुरा आचरण, टूटी कुर्सी और सुंदर बालक, भारतीय नारी, मीठा आम, ये सभी गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। फिर है संख्यावाचक विशेषण, तो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या प्रकट करते हैं और उसकी विशेषता बताते हैं उनको संख्यावाची सर्वनाम कहा जाता है। इसके 2 उपभेद हैं। संख्यावाची सर्वनाम के विशेषण के 2 उपभेद हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या को प्रकट किया जाता है उसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 5 आदमी, 10 लड़के, 100 रुपये, तीनों लोग, ये सभी निश्चित संख्या है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से किसी अनिश्चित संख्या को प्रकट किया जाता है उसको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कुछ लोग, थोड़े रुपए, तो इसमें आपके अनिश्चित है। नेक्स्ट है आपके परिमाणवाचक विशेषण, ऐसा शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ, नाप तोल का मात्रा को प्रकट करते हैं उसको परिमाण कहते हैं। परिमाण का मतलब किसी को वजन करना, माप तोल, ये सभी काम में आते हैं। इसके भी 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक में जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मात्रा को प्रकट किया जाता है उसको निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए 2 लीटर दूध, 5 किलो चीनी, 3 मीटर कपड़ा, ये निश्चित है। अनिश्चित परिमाणवाचक में
इन शब्दों में जो किसी अनिश्चित मात्रा को प्रकट करते हैं उसको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे थोड़ा दूध, कम चीनी, थोड़ा कपड़ा। अब ये थोड़ा कम, ये क्या है, इसमें बिल्कुल निश्चित नहीं है, तो ये निश्चितवाचक अनिश्चितवाचक सर्वनाम विशेषण हो जाएगा। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक को ही सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो जब किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए विशेषण के रूप में लिख लिया जाता है उसको सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको, तो यह जो कौन सा विशेषण हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। यह पुस्तक मेरी है, यह घर रमेश का है, तो इसमें निश्चित संकेत किया जा रहा है तो उसको संकेतवाचक विशेषण कहेंगे। फिर आता है प्रविशेषण। तो प्रविशेषण क्या होता है, ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको प्रविशेषण कहते हैं। वो बहुत परिश्रमी है, यह बहुत छोटा मैदान है, यह अत्यंत ऊंचा महल है। तो जो शब्द संज्ञा या विशेषण की विशेषता बताते हैं उसको प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे वह बहुत परिश्रमी है, तो इसमें बहुत जो शब्द है वो प्रविशेषण है। यह बहुत छोटा मैदान है, ठीक है, यह अत्यंत ऊंचा महल है। ये नेक्स्ट है, विशेषण शब्द की रचना किस किस से की जाती है, तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अवयव, इनके साथ में जो प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बनाए जा सकते हैं। 2024 में प्रश्न आया था कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। विशेषण की आपके इसमें भेद पूछा जाता है, तो विशेषण के भेद आपको 5 करने हैं। आपकी हिंदी की किताब में, व्याकरण की किताब में आपको 5 दे रखा है, तो आपको वहाँ पे 5 ही करना है। नेक्स्ट है फिर आपको इसमें जो भी परिभाषा वगैरह दे रखी है उसको एक बार जरूर देख लेना है। फिर आती है आपकी क्रिया। क्रिया क्या है कि किसी जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है उसको क्रिया कहा जाता है। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता है और किसी भी वाक्य में कर्ता, क्रम, काल की जानकारी क्रिया के पद के माध्यम से ही प्राप्त होती है। क्रिया के भेद, तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद माने गए हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि जिस क्रिया का फल वाक्य में प्रयुक्त कर्म कारक पर पड़ता है तो उसको अपन सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म पे अगर फल का इसका प्रभाव पड़ता है तो उसको क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण सबसे अच्छा ये कि आप जो लाइन दे रखी है उसमें क्या करके प्रश्न पूछो। पूनम चित्र बना रही है, तो आपसे ये प्रश्न बन जाएगा कि पूनम क्या बना रही है। तो अगर क्या का आपको उत्तर मिल जाता है, क्या का उत्तर आपको मिल जाता है, तो वो जो क्रिया वो कैसी हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे पूनम चित्र बना रही, तो पूनम क्या बना रही है। मैं प्रश्न पूछता हूँ कि पूनम क्या बना रही है, तो आप उत्तर देंगे पूनम चित्र बना रही है। राहुल पुस्तक पढ़ रहा है, राहुल क्या पढ़ रहा है, तो आप उत्तर देंगे पुस्तक पढ़ रहा है। विवेक सितार बजा रहा है, तो इसमें विवेक जो है वो क्या बजा रहा है, तो सितार बजा रहा है। अब मान लो मैं एक आपसे प्रश्न ये पूछता हूँ कि बालक रो रहा है, बालक या बच्चा रो रहा है, तो इसमें रो रहा है, ठीक है, तो रो रहा है इसमें आपकी जो किस प्रकार से जो इसका जो शब्द है वो आ रहा है, लाइन आ रही है। तो रो रहा है इसमें आपकी क्या करके देखो प्रश्न पूछो, देखो बालक क्या रहा है, तो इसमें तो कोई प्रश्न उत्तर मिलेगा नहीं, तो क्या का उत्तर इसमें आपको नहीं मिल रहा, तो ये आपके सकर्मक क्रिया नहीं है, ये आपकी फिर अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। जैसे बच्चा चिल्ला रहा है, तो इसमें आपको क्या का उत्तर नहीं मिलेगा, सीधा उत्तर आपको क्या का नहीं मिलेगा, तो फिर आपकी अकर्मक क्रिया है। फिर सकर्मक क्रिया के 2 भेद है, एक कर्मक और 2 कर्मक। जब किसी वाक्य में एक ही कर्म कारक का प्रयोग होता है उसको अपन एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उस बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। पार्थ टीवी देख रहा है। द्विकर्मक में 2 काम है जो एक साथ होते हैं, 2 कर्मक कारक शब्द प्रयुक्त एक साथ होते हैं। गुरुजी छात्रों को पढ़ा रहे हैं, छात्रों को पाठ पढ़ा रहे हैं, तो इसमें 2 काम एक साथ हो रहा है। नेक्स्ट है फिर आपकी अकर्मक क्रिया। जब किसी वाक्य में कर्म का प्रयोग किए बिना ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसको अपन अकर्मक क्रिया कहते हैं। कि इसका जो फल है, क्रिया का फल, वो कर्ता पर पड़ता है, उसको अपन क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक में फल जो है वो इसका जो क्रिया का जो फल है वो कर्म पे पड़ता है और अकर्मक में कर्ता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो राधा हंसती है, राम दौड़ता है, बच्चे सो रहे हैं, तो हंसना, दौड़ना, रोना, सोना ये सभी आपके अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। रचना के आधार पर फिर आपके क्रिया के कितने भेद हैं, तो रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं।
संयुक्त क्रिया, जब वाक्य में दो या दो से अधिक अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग एक साथ किया जाता है तो उसको अपन संयुक्त क्रिया कहते हैं। बच्चा पढ़ने लग गया, ये एक प्रकार की संयुक्त क्रिया है। नाम धातु क्रिया, जिन क्रिया शब्दों का रचना संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से होता है उसको नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा है हाथ से हथियाना, बात से बतियाना। सर्वनाम है अपना से अपना अपना। विशेषण है गर्म से गरमाना। ये आपके संज्ञा से, आपके सर्वनाम से, विशेषण से क्रिया बन रही है। और क्रिया की क्या पहचान है, ये आपके जो शब्द हैं उसके पीछे ना आएगा। जैसे आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, खेलना कूदना, नाचना गाना, जिनके पीछे ना आ रहा है ना वो सभी आपकी क्या हो जाएगी, अधिकतर क्रिया होती हैं। फिर आता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, इसमें किसी भी वाक्य में कर्ता जो है कोई कार्य स्वयं नहीं करके किसी अन्य से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे आपकी किताब में दे रखा है कि सरपंच ने तालाब बनवाया, तो सरपंच साहब ने तालाब खुद नहीं बनाया, वो किसी दूसरे से की सहायता से काम करवाया है। तो इसमें ये काम क्या हो रहा है, दूसरों से काम करवाए, तो वो आपके प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। जैसे मोहन राकेश से पत्र लिखवाता है, तो ये खुद नहीं लिख रहा है मोहन, पत्र जो राकेश से लिखवा रहा है, तो ये आपके इसका उदाहरण प्रेरणार्थक क्रिया का हो जाएगा। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब किसी वाक्य में एक क्रिया के समाप्त होने पर दूसरी क्रिया संपन्न हो जाती है, तो पहले वाली जो समाप्त होती क्रिया उसको पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए पूर्वकालिक क्रिया के लिए, बच्चा दूध पीकर सो गया, तो सोने से पहले एक काम पूरा हो चुका है, दूध पीकर, तो पीकर है, तो इस शब्द में पूर्वकालिक क्रिया में कर शब्द आता है, क्रिया के साथ में कर आता है। जैसे खाकर, पीकर, गाकर, सोकर, मैं सोकर उठा हूँ, तो मैं खाना खाकर सोया हूँ, ये सभी जो खाकर कर शब्द आता है इसका मतलब पूर्वकालिक क्रिया है। जैसे मैं खाना खाकर आया हूँ, ये खाकर, पीकर, गाकर, नाचकर, मैं नाचकर बैठा हूँ, ये सभी आपकी जो कर आए तो ना पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। फिर आता है कृदंत क्रिया। तो कृदंत क्रिया ये जिसमें धातु के अंत में प्रत्यय जोड़ने से क्रिया की रचना होती है, इसको अपन कृदंत क्रिया कहते हैं। 2024 में प्रश्न आया था कि वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, अर्थात उसको अपन अकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म प्रयुक्त नहीं हो रहा है इसका मतलब वो कर्ता पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद है, तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। और रचना के आधार पर कितने भेद हैं, तो रचना के आधार पर 5 भेद दिए गए हैं। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती हैं, उसको अपन अकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर टॉपिक आता है अपना अवयव। अवयव जो है इसको अवयव के दो या अविकारी शब्द के दो, अवयव या अविकारी शब्द दोनों एक ही होते हैं। अवयव शब्द और अविकारी शब्द दोनों एक ही होते हैं। अवयव में अ और व्यय इनके जोड़ से बना है, जिसमें अ का मतलब होता है नहीं और व्यय का मतलब होता है परिवर्तन या खर्च करना। ऐसे शब्द जिनमें किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होता है उनको अपन अवयव शब्द कहते हैं। जिनका लिंग वचन रूप जो काल ये पुरुष नहीं बदलता है उसको अपन अवयव शब्द कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग वचन काल का कोई प्रभाव नहीं होता है, विकार नहीं होता है, उनको अवयव या अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द को ही अवयव कहते हैं और अवयव को ही अविकारी शब्द कहा जाता है। अवयव के कितने भेद है, तो अवयव के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है और विस्मयादि बोधक हैं। जैसे क्रिया विशेषण की बात करें तो ऐसे शब्द अवयव, ऐसे अवयव शब्द जो वाक्य में क्रिया के ठीक पहले प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्द अवयव शब्द जो क्रिया के ठीक पहले प्रयुक्त होते हैं उनको अपन क्रिया शब्द की विशेषता बताते हैं, उनको अपन क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पूनम कल आएगी, तुम यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठ सकते हो, वह तेज़ चलता है, रमेश बहुत बोलता है, तो इसमें जो कल, यहाँ, तेज, बहुत, ये सभी आपके क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। फिर आपके क्रिया विशेषण के अलग अलग भेद हैं। तो क्रिया विशेषण की फिर ये जो 4 भेद माने गए हैं, इसमें कालवाचक हैं, स्थानवाचक हैं, इसके बाद में है परिमाणवाचक हैं और रीतिवाचक है। रीतिवाचक में जिन क्रिया विशेषण का शब्दों का प्रयोग शैली, ढंग, तरीके को प्रकट करता है उसको यहाँ पे क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पूजा धीरे धीरे लिखती है, तो इसमें जो धीरे धीरे शब्द है वो रीति, उसके लिखने का तरीका है, ढंग है वो। पिताजी जल्दी जल्दी चलते हैं, तो ये पिताजी के चलने का तरीका है वो जल्दी जल्दी चलते हैं, तो ये किसी की शैली, ढंग, तरीके को प्रकट करता है, तो उसको रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट आपके यही बनता है चौथा बिंदु।
फिर आता है समुच्चय बोधक अवयव। ऐसे अवयव जो दो शब्दों, दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होते हैं उनको अपन समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। समुच्चय बोधक अवयव भी दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव और व्याधिकरण समुच्चय बोधक अवयव। समानाधिकरण में क्या होता है कि जब कोई अवयव शब्द दो शब्दों, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए अकेला ही प्रयुक्त होता है तो वह समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव कहलाता है। वाक्य में दो वाक्यों, दो शब्दों संयुक्त रूप से दो वाक्यों को जोड़ने में प्रयुक्त होता है। जैसे भरत आया एवं राम चला गया। राम और श्याम घनिष्ठ मित्र हैं। बैठ जाओ अथवा चले जाओ, दो और दो चार होते हैं। तो इसमें जो शब्द आ रहा है आपके एवं, ये और, ये अथवा, ये और, ये सभी जो शब्द हैं वो आपके क्या हैं, ये आपके समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव हैं। ठीक है, तो इन सभी का नाम आपको याद करना है। और ये इसमें आपके एवं है, और है, अथवा है और है, तथा है, ये सभी आपके समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव हो जाएगा। उसने कठिन परिश्रम की परंतु वह सफल नहीं हो सका, तो परंतु वगैरह सभी आपके इसी में आते हैं। दूसरा है आपके व्याधिकरण समुच्चय बोधक अवयव। जब कोई अवयव शब्द प्रधान उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ने के लिए संयोजक पद के साथ प्रयुक्त होता है उसको व्याधिकरण समुच्चय बोधक अवयव कहा जाता है। यानी कि दोनों वाक्य एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। यदि तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते, यदि तुम अच्छी मेहनत करते साल भर तो हिंदी का पेपर कल 12 मार्च को अच्छा जाता। तो ये कंडीशन है। यदि और तो वाला अगर आ जाए, यदि और तो वाला, तो वह आपके व्याधिकरण समुच्चय बोधक हो जाएगा। यदि मेहनत करेंगे तो पास होंगे, ऐसे। अगर तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता, तो कंडीशन है, तुम आते तो मैं सहायता करता, तुम पढ़ते तो पास होते हैं। ये यदि तुम अपनी खैर चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, अगर तुम बचना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। तो ये सभी जो वाक्य हैं यदि और तो के साथ में लग रहा है, इसका मतलब वो व्याधिकरण समुच्चयवाचक का उदाहरण है। संबंध बोधक अवयव। जो अवयव शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम में बाद में प्रयुक्त होकर उसमें वाक्य के साथ में एक संबंध बताते हैं उसको संबंध बोधक अवयव कहा जाता है। जैसे विद्यालय के समीप एक मंदिर है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती, वह पिताजी के साथ मेला देखने गया, चोर चौराहे तक पैदल गया। ये सभी जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, समीप, बिना, साथ, तक, ये सभी आपके क्या हैं, संबंध बोधक अवयव हैं। नेक्स्ट है फिर आपके विस्मयादि बोधक अवयव। तो ऐसे अवयव शब्द जो वक्ता के हर्ष, शोक, घृणा, संबोधन, विस्मय, स्वीकृति, अनुमोदन आदि मनोभावों को प्रकट करता है उनको विस्मयादि बोधक अवयव कहा जाता है। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य, इसमें जो वाह शब्द है ये विस्मयादि बोधक अवयव है। आह मैं परीक्षा में सफल हो गया, मज़ा आ गया, है ना, आप परीक्षा में फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गए, तो ये विस्मयादि बोधक अवयव है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आश्चर्य हो रहा है कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो ये सभी आश्चर्य। तो ये जो शब्द हैं वो सभी आहा, अरे, वाह, क्या बात है, ये सभी जो शब्द हैं ना ये विस्मयादि बोधक अवयव में आते हैं। तो निपात जो होते हैं एक प्रकार से निपात भी अवयव ही होते हैं। जैसे बी हैं तो बी जिस पे बढ़ने में थोड़ा जोर देना पड़ता है तो उसको निपात कहते हैं। निपात क्या होता है, वाक्य में किसी शब्द के बाद प्रयुक्त होकर अर्थ में विशेष प्रकार का बल प्रदान करते हैं, है ना, उसको बोलने में बल लगाना पड़ता है तो उसको अपन निपात कहते हैं। जैसे मुझे हिंदी भी पढ़नी है, क्योंकि 12 तारीख को मेरा पेपर है, मुझे हिंदी भी पढ़नी है, मुझे भी हिंदी पढ़नी है, तो इसमें बी पर जोर ज़्यादा देना पड़ता है। जैसे ही, मैं कल ही तो आया, तो ये बी, तो, तक, मात्र, भर, केवल, मैं केवल हिंदी की तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि 12 तारीख को मेरा हिंदी का पेपर है, गणित का पेपर बाकी है, सामाजिक का बाकी है, आपके सभी तैयारी करवाएंगे। आप बने रहे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको, मेरा एक ही सपना है कि आपके जो मैथ्स में, साइंस में, एसएसटी में, सभी विषय में अब आपके जितने भी पेपर हैं उनमें आप जो बेहतर स्कोर करें, बस आप इतनी तैयारी करें। आप इन सभी वीडियोज़ को अच्छे से देखें। और देखो, मेरे को पता है कि इस वीडियो को यहाँ तक अगर कोई विद्यार्थी देख रहा है, 30 मिनट तक अगर कोई विद्यार्थी देख रहा है तो वो बहुत ही मेहनती विद्यार्थी है, परिश्रमी विद्यार्थी है, अपने बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी जो इसमें सिंसियर विद्यार्थी हैं। क्योंकि जो बच्चे शुरू में आए थे वो चले गए, उनको पास होना ही नहीं है, उनको केवल चाहिए कि उनको बिना पढ़े ही पास हो जाए, ऐसे नंबर नहीं आते। आप जो खुद जो मेहनती विद्यार्थी जिस चीज़ जानते हैं कि जो विद्यार्थी साल भर नहीं पढ़ा वो आज भी नहीं पढ़ रहा है, आज भी पर वो इसी राग में है कि 12 तारीख का पेपर उसको किसी प्रकार से हाथ लग जाए। और आप सभी को बताएं कि 12 मार्च का पेपर केवल आपको 12 मार्च को सुबह जो 8 बज के
20 में 8:30 पर ही आपको जो पेपर आपके हाथ में होगा। उससे पहले एक भी क्वेश्चन बोर्ड के जो बाहर नहीं आता है। तो आप सभी को पता है कि जब आप जो तैयारी करेंगे बाहर वही आपके काम आएगी। तो दिन रात केवल असली पेपर, कई सारे बच्चे मेरे को भी मैसेज करते हैं कि हमें असली पेपर दे दो, हमें असली पेपर दे दो। तो यही असली पेपर है, संभावित जो आपकी तैयारी करवाई जा रही है, पेपर इन्हीं में से आने वाला है। अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो यही पूरा आपका असली पेपर है। लेकिन बच्चों को वो चाहिए कि असली पेपर, उसके चक्कर में वो कुछ नहीं पढ़ते हैं और फिर परीक्षा में वही जो घिसे पीटे ग्रेस लग के पास होंगे। और जो विद्यार्थी यहाँ तक वीडियो देख रहा है, मेरी गारंटी है कि वो जो उसकी जो गोल बनाए वो उसको ज़रूर अचीव करेगा। और आपका जो भी गोल हो, चाहे आपका 70% हो, 80% हो, 90% हो या फुल मार्क्स हो, वो आप अचीव करेंगे। क्योंकि यहाँ तक वीडियो देखने का मतलब आप बहुत ही एक सिंसियर विद्यार्थी हैं और पढ़ाई के प्रति आप जो जागरूक हैं। तो ज़रूर आप जो काबिल तारीफ़ है, ठीक है, आपकी जो प्रशंसा करनी चाहिए। और मैं करता भी हूँ इसीलिए क्योंकि यहाँ तक वीडियो देखना कोई मामूली बात नहीं है ना। ग्रामर जैसा पोर्शन आपके स्कूलों में, अधिकतर स्कूलों में ग्रामर नहीं करवाई जाती हैं। कुछ गिने चुने स्कूल ऐसे होते हैं अच्छे, जहाँ पे जो शिक्षक आपको जो ग्रामर भी करवा देते हैं। कमेंट करके बताना कि आपके स्कूल में ग्रामर करवाई कि नहीं करवाई, आपके विद्यालय में आपके जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो आपको करवाया या नहीं करवाया है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए, ठीक है। और जिन विद्यार्थी ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो मुझे आपको कमेंट करके बताना है कुछ प्रश्नों के उत्तर, तो मैं मान जाऊँगा कि हाँ, विद्यार्थी ने यहाँ तक वीडियो देखा है। उदाहरण के लिए आपको बताना है संज्ञा का भेद, ठीक है। संज्ञा के कितने भेद हैं, तो संज्ञा के भेद बताने हैं। सर्वनाम के भेद लिखने, सर्वनाम के भेद लिखने हैं। विशेषण के भेद लिखने, विशेषण के भेद लिखने। और कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद लिखने, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताने। तो ये 4 प्रश्नों के उत्तर एक साथ देना, मैं समझ जाऊंगा कमेंट सेक्शन में कि हाँ, इस बच्चे ने आधे घंटे तक मेरा वीडियो पूरा अच्छे से समझा है, ठीक है। तो ज़रूर इसमें मैं इंतज़ार करूंगा कमेंट सेक्शन में आपके। कई सारे विद्यार्थी मैं नाम लेना चाहूँगा। अपने यहाँ 10th क्लास का एक अच्छा विद्यार्थी मेरे को लगा, बहुत ही सीरियस स्टूडेंट लगा और बहुत ही शानदार तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी होनी भी चाहिए ऐसी। थोड़ी सी मैं आपका समय ले रहा हूँ, इसके लिए सॉरी, लेकिन इसका उस विद्यार्थी का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। कई सारे विद्यार्थी यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, लेकिन एक विद्यार्थी मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया। नाम है उसका हरेंद्र कुमार। क्या शानदार तैयारी बच्चे की। और मैं सभी बच्चों की तैयारी इसी हरेंद्र कुमार की जैसी करवाना चाहता हूँ कि सारे बच्चे हरेंद्र कुमार ने जिस प्रकार से तैयारी कर रखी है। मैंने इसका जो एक कमेंट है वो अपने व्हाट्सअप ग्रुप में भी डाला था, आपने देखा होगा। मैंने जो क्वेश्चन पूछे सभी प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में दे रहा है। तो तैयारी इसको कहते हैं बच्चों। आपको भी इसी प्रकार की तैयारी करनी कि जो प्रश्न पूछे उसका उत्तर आपको मुख जबानी याद होना चाहिए। और नहीं याद है तो आप कहीं से देख के लिखो, कमेंट करो, याद रहेगा वो प्रश्न, आपको जीवन भर नहीं भूलेंगे आप उसको। तो बहुत ही शानदार काबिल तारीफ़ ये हरेंद्र कुमार की तैयारी। आपको भी हरेंद्र कुमार जैसी तैयारी करनी है और भी बेहतर करनी है। मैं तो कहता हूँ कि आप तो अब अगली बार मैं आपका नाम लूँ, इस प्रकार से आप जो कमेंट करना और अपने प्रश्नों के उत्तर लिखना। प्रश्नों के उत्तर कब लिख पाएंगे, जब आपको प्रश्नों के उत्तर याद होंगे। तो ज़रूर आप ट्राई करना, अगली बार मैं आपका नाम लूँगा, ठीक है। तो वैसे सभी बच्चे देते कमेंट में उत्तर, लेकिन इस बच्चे का कमेंट ने मेरे को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और बहुत ही शानदार इसकी तैयारी है। तो ये बीच में 4-5 मिनट मैंने आपके लिए, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ज़रूरी है आपका जो बहुत ही आपकी तारीफ़ करना भी ज़रूरी। मुझे लगा कि आप जो बहुत ही सीरियस स्टूडेंट हैं, यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो बहुत ही शानदार तैयारी आप कर रहे हैं। परीक्षा में आपके प्रश्न आया था 2024 के पेपर में कि वे शब्द जो शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों सबको जोड़ते हैं, इनको कौन सा अवयव कहते हैं, समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, कौन सा शब्द आएगा, वे अविकारी शब्द। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अविकारी शब्द, या तो अविकारी शब्द लिखेंगे या लिखेंगे आपको अवयव शब्द, ठीक है। दोनों में से आपको कोई एक लिखना है, दोनों एक ही नाम है, ठीक है, एक ही बंदे के 2 नाम है ये, तो इन दोनों को आपको याद रखना है। फिर बात कर लेते हैं संधि की। तो संधि 2 वर्णों के परस्पर मेल से बने जो परिवर्तन आता है उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, तो इसमें 2 वर्ण पास पास में आएंगे। विद्या का आ है, इसमें आ है और इसमें भी आ है, तो आ प्लस आ मिलकर क्या बनता है, आ मिलता है, तो इसका एक ही शब्द बन जाएगा विद्यालय। जगदीश, जगत प्लस ईश, नमस्ते, नमः प्लस ते, ये सभी आपके संगीत संधि के उदाहरण हैं। अब संधि के कितने भेद है, तो हमारे जो हिंदी में संधि है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की संधि हिंदी में, 3 प्रकार की होती है। हिंदी में 3 प्रकार की संधि कौन कौन सी है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जैसा नाम है वैसे ही परिभाषा है, परिभाषा इनके नाम से ही बनी है। स्वर मिलकर है जो
स्वर बनाएंगे तो स्वर संधि है। स्वर व्यंजन मिलकर व्यंजन बनाएंगे तो व्यंजन संधि। इसमें स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं और इसमें विसर्ग आ जाती है तो उसको विसर्ग संधि कहा जाता है। फिर आपकी जो स्वर संधि है इसमें परिभाषा देख लेते हैं कि जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तो स्वर वर्ण आ जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि फिर आपके 5 प्रकार की, कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की, जिसमें आप पढ़ते हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जैसे यदि प्लस अपि तो यद्यपि, विनय प्लस अक विनायक, रमा प्लस ईश रमेश, सदा प्लस एव सदैव, राम प्लस अयन रामायण। तो स्वर में होने वाले परिवर्तन के आधार पर स्वर संधि की कितने भेद है, 5 भेद है। पहला आपके यण स्वर संधि है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे यण स्वर संधि में क्या होता है, ई उ और री, इसके बाद में कोई असमान स्वर है। असमान का मतलब यही नहीं आना चाहिए, ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, कोई और आ जाएगा तो इसका क्या बन जाएगा, वो यह बन जाएगा। ऊ के बाद में ऊ को छोड़ के कोई भी और आएगा तो उसका व बन जाएगा। री के बाद में री को छोड़कर कोई और आएगा तो उसको र बन जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए स्त्री प्लस अपि, इसमें ई और अ मिलकर आपके इसमें क्या बन रहा है, अ बन रहा है, यह बन रहा है, ठीक है। और जो दूसरा अक्षर आता है इसके असमान स्वर आता है, उसकी मात्रा लगती है। जैसे गति प्लस अनुसार गति अनुसार, ऊपरी प्लस युक्त उपयुक्त, अभि प्लस उत्थान अभ्युत्थान, नदी प्लस अर्पण नद्यर्पण। इसी प्रकार से आपके, ठीक है, ये हो जाएगा अनु प्लस आय अन्वय, और हो जाएगा मधु प्लस आचार्य मध्वाचार्य, गुरु प्लस औदार्य गुरुवदार्य, चमु प्लस आक्रमण चमवाक्रमण, पितृ प्लस इच्छा पितृइच्छा, मातृ प्लस उपदेश मातृपदेश, ठीक है। इस प्रकार से आपके, और एक आपको याद रखना है स्वागत। स्वागत में क्या होता है, सु प्लस आगत होता है। क्या होता है, सु प्लस आगत होता है। इसी प्रकार से याद रखना है स्वच्छ। क्या याद करना है, स्वच्छ। तो स्वच्छ का संधि छेद क्या हो जाएगा, सु प्लस अच्छ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सु प्लस अच्छ हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको याद रखना है प्रत्येक। प्रत्येक का संधि छेद हो जाएगा प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक हो जाएगा। यह आपके यण संधि के उदाहरण है। अयादि संधि में ए ऐ ओ औ के बाद में अगर असमान स्वर आता है तो ए का अय बनता है, ऐ का आय बनता है, ओ का अव बनता है, औ का आव बनता है, ठीक है। तो अय आय अव आव बनता है। जैसे चयन का क्या हो जाएगा, चे प्लस अन, पवन का पो प्लस अन। देखो यह है तो आपके अय है तो आपके ए आएगा, और अव है तो आपके ओ आएगा, और इसमें आपके अव है तो आपके क्या आएगा, अव आएगा, और आय है, क्या है, आय है तो ऐ आएगा। इसमें आय का क्या आएगा, ऐ आएगा, और औ है तो फिर आपके आव आएगा। जैसे दाविका तो इसमें दव प्लस इका हो जाएगा, आव आ रहा है इसमें, दाव प्लस इका, दाव प्लस इका तो दव प्लस इका हो जाएगा। विधायक, विधायक आय तो विधेय प्लस अक हो जाएगा। नायिका नय प्लस इका हो जाएगा। फिर आता है गुण स्वर संधि, जिसमें अ आ के बाद में ई आता है तो वो ए बनेगा, अ आ के बाद में उ आता है तो ओ बनेगा, अ आ के बाद में री आता है तो वो अर बनेगा। जैसे देव प्लस इंद्र, ये अ और ये ई, ये ए बन जाएगा, अ और ई मिलकर ए बनेगा। तो देव प्लस इंद्र का देवेंद्र हो जाएगा, महा प्लस इंद्र का महेंद्र हो जाएगा, रमा प्लस ईश का रमेश हो जाएगा, राका प्लस ईश का राकेश हो जाएगा, महा प्लस औषधि का उद्यति का महोदति हो जाएगा, नव प्लस उड़ा का नवोड्डा हो जाएगा, देव प्लस ऋषि का देवर्षि हो जाएगा, ग्रीष्म प्लस ऋतु का ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा, महा प्लस ऋण का महिरण हो जाएगा, महारण, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। वृद्धि संधि में 2 मात्रा आती है, अ और आ के बाद में ए और आई आता है तो इसका आई बनता है, और अ और आ के बाद में ओ और औ आता है तो उसका औ बनता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। जैसे सदैव का सदा प्लस एव, सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है, सदैव का सदा प्लस एव, तथैव का तथा प्लस एव, परमोज का परम प्लस औज। नेक्स्ट है फिर आपके दीर्घ स्वर संधि। सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके इसमें से पूछा जाएगा दीर्घ स्वर संधि से और गुण संधि से। आ के बाद में आ आता है, ई के बाद में बड़ी आती है, ऊ के बाद में बड़ा हुआ आता है, ठीक है। तो आपके देख लेते हैं। मध्य प्लस अवधि का मध्यावधि हो जाएगा, जन प्लस अर्धन का जनार्दन हो जाएगा, दीप प्लस आधार का दीपावली हो जाएगा, दीप प्लस अवली का दीपावली हो जाएगा, विद्या प्लस आलय का विद्यालय हो जाएगा, प्रति प्लस इति का प्रतिपति हो जाएगा, रवि प्लस इंद्र का रविंद्र हो जाएगा, कवि प्लस इंद्र का कविंद्र हो जाएगा। ये सभी आपको याद रखना है। फिर आपकी व्यंजन संधि आती है, तो व्यंजन संधि में अलग अलग नियम है, आपको कुछ शब्द याद रखने। जैसे वागीश तो वाक प्लस इस हो जाएगा, सदानंद सट प्लस आनंद,
और जगदीश जगत प्लस ईश, बस ये कुछ शब्द वो आपको याद रखना है। फिर आपके है उन्नयन, तो उन्नयन का हो जाएगा आपका उत प्लस नयन। तल्लीन जैसे आ जाए आपके तल्लीन, तो तत् प्लस लीन हो जाएगा, तत् प्लस लीन। और जगन्माता, तो इसका हो जाएगा जगत प्लस माता। फिर आपके आता है ये जो इम्पोर्टेंट है आपके संचार वाला, तो सम प्लस चार हो जाएगा। संगति का सम प्लस गति हो जाएगा। इसके बाद में आपके अलंकार का अलम प्लस कार हो जाएगा। सन्यासी का सम प्लस आसी हो जाएगा, न्यासी हो जाएगा। संरक्षक का सम प्लस रक्षक हो जाएगा। इसके बाद में है सज्जन का सत प्लस जन हो जाएगा, सज्जन। और इसके बाद में आता है आपका इम्पोर्टेंट जो उल्लेख, उल्लेख का हो जाएगा आपका उत प्लस लेख, उत प्लस लेख हो जाएगा। और फिर आपके आता है अभिषेक, तो अभि प्लस शेख हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपके विसर्ग संधि, तो विसर्ग संधि में आपके विसर्ग के स्थान पर स्वर या व्यंजन का मेल होने पर विसर्ग का परिवर्तन हो जाता है, उसको विसर्ग संधि कहा जाता है। जैसे नमस्ते, तो नमः प्लस ते। सरोज सरह प्लस ज। यजुर्वेद यजुः प्लस वेद। विसर्ग संधि के अलग अलग वेद माने गए, तो ये आप इसमें नाम याद रखें। जैसे विसर्ग में आपकी तो बहिष्कार का याद रखना है, बही प्लस आपके कार हो जाएगा, बहिष्कार। और कौन कौन सा याद रखना आपको, इसमें से देख लेते हैं। यशोदा वाला, तो यश प्लस दा, यशोदरा। अधोगति, अधः प्लस गति। मनोहर, मनः प्लस हर। मनोरोग, मनः प्लस रोग। मनोविज्ञान, मनः प्लस विज्ञान। ये आपके विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। और फिर आपके आता है इधर प्रश्न आया था गुण स्वर संधि का उदाहरण है, तो इसमें से कौन सा गुण स्वर संधि का उदाहरण है। तो रमेश रमा प्लस ईश, ये गुण स्वर संधि है। विद्यालय में दीर्घ संधि है। मत्तकी में आपके वृद्धि संधि है। और निरोग में आपके विसर्ग संधि है। फिर आपके अगला प्रश्न कि किसमें संधि कार्य सही नहीं हुआ है। जैसे सुख प्लस आर्थ, सुखार्थ हो जाएगा, ये सही है। और महा प्लस ऋण, महर्ण हो जाएगा। कुल प्लस अटा, कुलटा हो जाएगा। लेकिन परम प्लस रीत, परमार्थ नहीं होता है, ठीक है, परमार्थ होता है ये। नेक्स्ट है फिर आपके किसमें संधि कार्य नहीं हुआ है, तो अभि प्लस इप्सा, अभिप्सा, ठीक है। अच्छा, ये अभि प्लस इप्सा गलत लिखा हुआ है, अभिप्सा होता है। तो इसमें अधि प्लस इक्षण, अधिक्षण से ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके किसमें जो संधि कार्य हुआ है, तो पय प्लस पान, पय प्लस पान हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके इम्पोर्टेंट है कारावास, तो कार प्लस आवास, कार प्लस आवास। और गुड़ाकेश। संधि के बाद में आता आपके उपसर्ग, तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर या इसकी जगह पे आ जाए आरंभ में जुड़कर, ठीक है, पहले या आरंभ में जुड़कर मूल शब्द के अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, उनको उपसर्ग कहा जाता है। जैसे प्रदेश, तो प्र प्लस देश हो जाएगा, प्रदेश। हिंदी भाषा में मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित है। कितने प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं, तो 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। उपसर्गों की संख्या पूछें कि मूल उपसर्ग की संख्या कितनी है, तो फिर आपके 22 उपसर्ग मूल हैं। प्रकार पूछे तो 3 बताना है, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी भाषा के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग क्या होते हैं, तो वे शब्दांश जो तत्सम शब्दों से जुड़कर बनते हैं उसको अपन मूल उपसर्ग भी कहा जाता है इनको। और इनको मूल उपसर्ग की संख्या हमारे कितनी है, 22 है। नंबर याद कर लेना, कितने उपसर्ग है, 22 उपसर्ग होते हैं। जैसे प्रदेश, प्रयोग, प्रकोप, प्रभाव, प्रहार, पराजय, पराकाष्ठा, पराभव, पराक्रम, अपयश, अपकीर्ति, अपकर्ष, अपमान, ये सभी आपके उपसर्ग हैं। जैसे सम्मान, सम प्लस मान, सम्मान, सम प्लस सार, सम प्लस चार, सम प्लस योग, सम प्लस चार, आचार। अनु का मतलब पीछे। ये सभी आपके किसके उदाहरण हैं, ये सभी आपके 22 ही उदाहरण दे रखे, 22 ही उपसर्ग दे रखे हैं, और ये मूल उपसर्ग है। तो उपसर्ग कितने होते हैं, टोटल 22 होते हैं। प्रकार आपके 3 होते हैं, 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के, संस्कृत के और विदेशी या उर्दू के। तो ये उपसर्गों के कुछ यहाँ पे उदाहरण दे रखे हैं। हिंदी में उपसर्ग कितने प्रकार के होते, तो कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में अपने उपसर्ग, तो हिंदी में उपसर्ग अपने कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो उपसर्ग तो होते हैं अपने 22, और हिंदी में जो उपसर्ग है वो अपने 22 प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में उपसर्ग पूछे तो हिंदी भाषा में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, और हिंदी के जो उपसर्ग है वो आपके 22 है। टोटल जो मूल उपसर्ग है वो कितने हैं, 22 उपसर्ग है। जैसे बात करें इसमें आपके कि परिक्रमा, परीक्षा, परीक्षक, पर्यावरण, ये सभी आपके परि उपसर्ग हैं। प्रति, जैसे प्रतिशत, प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रत्यक्ष, प्रत्याया, ठीक है, तो
ये आपके यण संधि के कारण इसमें प्रति उपसर्गी, जैसे प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा, प्रति प्लस अक्ष हो जाएगा, प्रति प्लस अक्ष हो जाएगा। ऐसे सु उपसर्ग इसमें आएगा, जैसे सुपुत्र है, स्वागत है। अब स्वागत में आपसे पूछ ले कि कौन सा उपसर्ग है, तो स्वागत में जो उपसर्ग है वो सु उपसर्ग हो जाएगा, सु प्लस आगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सु प्लस आगत। ये स्वागत में सु उपसर्ग है, याद रखना ये। फिर अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या होता है, जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में लगकर या बाद के बाद में आपके आ जाए, अंत में आ जाए, ठीक है, बाद में आ जाए या अंत में आ जाए या पीछे आ जाए, तो लगकर उसके अर्थ में बदल देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं या नए अर्थ का बोध कराते हैं, उसको प्रत्यय कहा जाता है। जिससे मिल प्लस आवट मिलावट, पढ़ प्लस आकू पढ़ाकू, जूल प्लस आजूला, ये सभी आपके क्या हैं, हिंदी के जो प्रत्यय के उदाहरण हैं। फिर बात कर लेते हैं कि प्रत्यय के कितने भेद है, तो प्रत्यय के 2 भेद है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय में वे प्रत्यय जो कि धातु के अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्द का प्रयोग करते हैं, उसको अपन कृत प्रत्यय कहते हैं। ये परिभाषा आएगी आपके कि वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसको कौन सा प्रत्यय कहते हैं, तो उसको कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय धातु अथवा क्रिया के बाद में लगते हैं, तो धातु और क्रिया से जिनका प्रत्यय का निर्माण होता है इसको कृत प्रत्यय कहते हैं। और धातु और क्रिया को छोड़ के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनसे जो प्रत्यय बनता है उसको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तो ये कृत प्रत्यय वापस 5 प्रकार के भेद है, इसमें आपके अलग अलग प्रकार के आपको नाम इसमें याद रखना है, ठीक है। जैसे आवट, सजावट, मिलावट, लिखावट, ये सभी आपके कृत प्रत्यय हैं। और इसके बाद में आता है आपका ये फिर आता है आपका तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में क्या होता है कि क्रिया को छोड़ के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे शब्द है मानवता, तो इसमें क्या हो जाएगा, मानव प्लस ता हो जाएगा। जादूगर, जादू प्लस घर हो जाएगा। बालपन, बाल प्लस पन हो जाएगा। लिखाई, तो लिख प्लस आई हो जाएगा। इसी प्रकार से जो संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से जो प्रत्यय बनते हैं उसको अपन तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे ता प्रत्यय वाले, सबसे ज़्यादा ता प्रत्यय वाले पूछे जाते तो मानवता, सुंदरता, दुर्बलता, ये सभी आपके ता प्रत्यय वाले हो जाएंगे। एक प्रत्यय मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक, धार्मिक, इसमें एक प्रत्यय है। फिर वान वाले गुणवान, धनवान, बलवान, ये प्रत्यय तो भारतीय, राष्ट्रीय, राजकीय, नाटकीय, सभी ये प्रत्यय। जैसे पूछे इसमें आइन प्रत्यय, तो पंडिताइन, ठकुराइन, इसमें आपके आइन प्रत्यय हैं। इन प्रत्यय मालिन, कुम्हारिन, जोगिन, इसमें इन प्रत्यय आपका दिखेगा। फिर आपके अलग अलग प्रत्यय इसमें दे रखिए, कई सारे प्रत्यय। तो जैसे पहले आया था 2024 के पेपर में कि रसिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो रसिया में ईया प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, ईया प्रत्यय है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के में लगकर उसके नए अर्थ का बोध कराते हैं उसको प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय कहाँ लगता है, शब्द के अंत में लगता है, तो शब्द के अंत में कह दो या शब्द के बाद में कह दो, ठीक है। यह शब्द के पीछे तो नहीं होगा, इसमें अंत में या बाद में लिखोगे तो दोनों में से कोई एक सही हो जाएगा। फिर आता है आपका समास। तो समास भी देख लेते हैं। समास क्या होता है कि सम प्लस आस, 2 शब्दों के योग से बना है। और इसमें सम का अर्थ होता है समान और आस का मतलब होता है बैठना। जब 2 या 2 से अधिक पद पास पास आकर बैठ जाते हैं उसको समास कहते हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहा जाता है। देखो संधि में तो 2 अक्षर मिलते हैं, 2 अक्षर मिलते हैं, ये 2 वर्ण मिलते हैं। और समास में 2 शब्द मिलते हैं। क्या मिलते हैं, 2 शब्द मिलते हैं। तो 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण करना, यानी कि संक्षिप्तीकरण करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे रेल पर चलने वाली गाड़ी, उसको रेलगाड़ी कहते हैं। वह जिसका उदर लंबा है, बार बार नहीं कहते उसको लंबोदर कहते, तो भी हमें समझ में आ जाए कि गणेश जी की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो शब्द दे रखे वो कुछ भेद दे रखे समास के, वो देख लेते हैं। समास के भेद कितने होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। अविभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अविभाव समास जो होता है इसका प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है। और इसमें आपके प्रथम पद अवयव या उपसर्ग होता है। इसकी पहचान है कि प्रथम पद या तो अवयव होगा या फिर उपसर्ग होगा। जैसे आजीवन, जीवन रहने तक। आकंठ, कंठ तक। निडर, डर रहित। निर्विवाद, विवाद रहित। निर्विरोध, विरोध के रहित। यथाक्रम, यथा के अनुसार। ये यथा शब्द है ना, इसका मतलब वो अविभाव समास है। यथा गति, यथा स्थिति, यथा वस्तु, ठीक है। ये सभी आपके यथार्थ, ये सभी आपके क्या है, अविभाव समास के उदाहरण हैं। फिर आपके तत्पुरुष समास, तो जिस समास शब्द में कर्म कारक से अधिकरण तक का जो लोप होता है उसको अपन क्या कहते हैं,
तत्पुरुष समास कहते हैं, उसमें दूसरा पद प्रधान होता है। इसके कारक के आधार पर इसके भी 6 भेद हैं। जैसे कर्म कारक तत्पुरुष समास है, करण कारक तत्पुरुष समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास है, अपदान तत्पुरुष समास है, और संबंध तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष है, ये सभी। फिर तत्पुरुष के बाद में आता है कर्मधारय तत्पुरुष समास। तो कर्मधारय तत्पुरुष समास में जो पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है, ठीक है, या दूसरा पद जो होगा वो विशेष होगा। उपमान या उपमेय होता है, तो उसमें दूसरा पद है जो वो भी प्रधान होता है। तो इसमें आपको विशेषण और विशेष देखने को मिलेगा, उपमान उपमेय होगा। इसके अलावा सु और कु शब्दों का से बना शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जैसे नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, नील गगन, नीला है जो गगन, रक्तांबुज, रक्त है जो अंबुज, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, महासागर, महान है जो सागर, महापुरुष, महान है जो पुरुष, परमात्मा, परम है जो आत्मा, परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, अधमरा, आधा है जो मरा हुआ। इसके अलावा चरम सीमा, चरम है जो सीमा, उड़न खटोला, उड़ता है जो खटोला, उड़न तस्त्री, उड़ती है जो तस्त्री, ये सभी आपके क्या, पूर्णांक, पूर्ण है जो अंक, वीर बाला, वीर है जो बाला, मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि, ये सभी आपके कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। जैसे उपमान उपमेय वाले देख लेते हैं। जैसे सुपुत्र, सुमार्ग, सुमति, कुमति, कुकर्म, कदाचार, ये सभी आपके कर्मधारय तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। फिर आता है द्विगु तत्पुरुष समास। तो इसमें द्विगु में पहला पद आपके संख्यावाची होता है। पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, कोई ना कोई नंबर आपको देखने को मिलेगा। जैसे द्विगु, 2 गायों का समूह, तिराहा, 3 राहों का समाहार, पंचामृत, 5 अमृतों का समूह, षड ऋतु, 6 ऋतुओं का समूह, सप्ताह, 7 अहनों का समूह, अठन्नी, 8 आनों का समूह, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, दशाब्दी, 10 अब्दों का समूह, शताब्दी, 7 अब्दों का समूह, दशक, 10 का समूह, शतक, 100 का समूह, ये सभी आपके नवग्रह, जो नवग्रह है वो भी आपके द्विगु समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास जो होता है उसमें आपके दोनों पद प्रधान होते हैं और इनके बीच में और आता है, या फिर या आता है, अथवा आता है, ठीक, और या आता है। तो जैसे माता पिता, माता और पिता, पति पत्नी, पति और पत्नी, दादा दादी, दादा और दादी, कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन, शिव केशव, शिव और केशव, सुरासुर, सुर और असुर, लाभ हानि, लाभ या हानि, जीवन मरण, जीवन या मरण, घटबढ़, घटना या बढ़ना, नफ़ा नुकसान, नफ़ा या नुकसान, लाभ हानि, लाभ या हानि। फिर आता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में दोनों पद का अर्थ जो अपना कोई तीसरा अर्थ प्रदान करते हैं, इसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा हुआ आपके लंबोदर, तो लंबा है उधर जिसका वह गणेश, चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके अर्थात शिव, तो दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात वह रावण, सुग्रीव, सुंदर है ग्रीवा जिसके अर्थात वानर राज, और चक्षु श्रवा, चक्षु से श्रवण करता अर्थात वह है सांप, जो आंखों से सुनता उसको क्या कहते हैं, सांप। नेक्स्ट है फिर चक्र पाणी, चक्र है पानी में जिसके अर्थात विष्णु, वीणा पाणी, वीणा है पानी में जिसके अर्थात सरस्वती, चतुर्भुज, 4 है भुजा जिसके अर्थात विष्णु, चतुर्मुख, 4 है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा जी, त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके अर्थात शिव। ये सभी आपके जो लंबोदर, दशानन, ये सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। फिर आपके एक मुहावरा पूछा जाएगा और उसका वाक्य में प्रयोग आपको करना है। तो मुहावरे का अर्थ आप देख लेंगे, इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं। तो श्री गणेश करना मतलब किसी कार्य का प्रारंभ करना, कोई काम शुरू करते हैं तो उसको श्री गणेश करते हैं। फिर आपके अगर मगर करना यानी कि बहाने बनाना, इंपॉर्टेंट वाले वही देखेंगे इसमें। और फिर इसके बाद में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान स्वयं करना, आंखें रखना मतलब निगरानी रखना, आंख लगना निगाह रखना, और फिर इसके बाद में आंखों में खून उतरना मतलब अत्यधिक क्रोध होना, आंख बंद होना मतलब मर जाना, और आंखों में सरसों फूलना मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपका है अन्न लगना मतलब स्वस्थ रखना, अंधेर के हाथ बटेर लगना मतलब अयोग्य व्यक्ति के हाथ में वस्तु, अच्छी वस्तु का मिल जाना, और ओस का मोती होना बहुत ही शीघ्र हो जाना, उसको अपन ओस का मोती कहते हैं। बालू की भीत उठाना मतलब व्यर्थ प्रयास करना, ठीक है। आग लगने पर कुआं खोदना, विपत्ति आने पर उपाय खोजना, आटे दाल का भाव मालूम होना, जीवन के कठिन यथार्थ का बोध होना, आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना, आसमान टूट पड़ना, बहुत बड़ी विपत्ति आना, आंसू पीना, चुपचाप दुख सहना। आंखों का तारा क्या होता है, बहुत प्यारा होता है। उड़ती चिड़िया को पहचाना, थोड़े से संकेत में सब कुछ जान जाना। और फिर आप क्या आते हैं, उल्टी गंगा बहाना, विपरीत परंपरा के विपरीत कार्य करना।
फिर आपके एक ही थैली के चट्टे बट्टे, इनकी सभी जो हैं वो एक समान रूप से होते हैं। और नेक्स्ट है फिर आपके 8 आंसू रोना, मतलब बुरी तरह से पछताना, बहुत पछताना। आसमान सिर पर उठाना, अत्यधिक शोर करना। आस्तीन का सांप होना, मतलब कपटी मित्र। इसके अलावा इम्पोर्टेंट है कान लगाना, मतलब ध्यान देना। कोड में खाज होना, एक दुख का साथ जो दूसरा दुख होना। कान भरना, मतलब चुगली करना। कान का कच्चा होना, मतलब किसी के कहने पर भरोसा कर लेना। कान पर जू न रेंगना, परवाह न करना। कान खड़े होना, मतलब चौकन्ना हो जाना। इसके अलावा है कलेजा मुंह में आ जाना, घबरा जाना, है ना, हिंदी का पेपर, तो फिर ये आपको याद रखना है। कलम तोड़ना, मतलब मर्मस्पर्शी रचना करना या सुंदर लेख लिखना। फिर आपके आता है कन्नी काटना, आंख बचाकर चले जाना, बहाना बनाना। फिर है खेत रहना, मतलब युद्ध में मारा जाना। और गांठ बांधना, मतलब अस्थायी रूप से याद रखना। नेक्स्ट है फिर आपके गंगा बहाना, मतलब दायित्व पूर्ण करना। गुदड़ी का लाल होना, गरीब किंतु गुणवान होना। फिर आएगा आपके नेक्स्ट घाट घाट का पानी पीना, विभिन्न स्थानों पर घूमकर अनुभव प्राप्त करना। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना। जैसे ही लास्ट 4 तारीख को संस्कृत का पेपर होगा, सभी विद्यार्थी अपने घोड़े बेचकर सोएंगे, यानी कि निश्चित होकर सोना। और घी के दीपक जलाना, बहुत ही खुशियाँ मनाना। घास काटना, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना शीघ्रता से काम को निपटाना। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन चांदी का जूता मारना, मतलब रिश्वत देना। इसके अलावा चौथ का चांद होना, शुभ होना। छठी का दूध याद आना, बहुत बड़े संकट में पड़ना। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या होना। छक्के छूटना, मतलब हिम्मत हार जाना। छप्पर फाड़ कर देना, बहुत अत्यधिक कुछ प्राप्त कर लेना। जूतियाँ चाटना, तो उसको चापलूसी करना कहते हैं। जीती मक्खी निगलना, जानबूझकर बेईमानी करना। और छाती ठोकना, कठिन कार्य के लिए प्रतिज्ञा कर लेना। और जान हथेली पर रखना, मृत्यु की परवाह नहीं करना। जहर उगलना, अपमानजनक बातें करना। झंडा गाड़ना, अधिकार करना। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो भारत ने झंडे गाड़े थे, तो इसका अधिकार कर लिया था। थूक कर चाटना, अपनी बात में बदल जाना। टोपी उछालना, किसी का अपमान करना। ठीकरा फोड़ना, दोष लगाना। डिंडोरा पीटना, प्रचार करना। नेक्स्ट है फिर आपके डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, सबसे अलग राय। और फिर है अपने मुहावरों में इम्पोर्टेंट है तूती बोलना, अत्यधिक प्रभाव होना। दूध के दांत न टूटना, अनुभवहीन होना। धरती पर पाँव न होना, बहुत ही गमन होना। नाक रगड़ना, अपने स्वास्थ्य के लिए खुशामद करना। और फिर आता है अपने नज़र करना, मतलब भेंट करना, पेश करना। पेट में दाढ़ी होना, बाल्यावस्था में ये जो समझदार होना। भैंस के आगे बीन बजाना, मूर्ख के सामने बुद्धिमानी की बातें करना। मुंह काला करना, मतलब कलंकित बदनाम करना। रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना। रोज़ कमाकर रोज़ जीवन निर्वाह करना। फिर है जैसे नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। सांप को दूध पिलाना, बूढ़े के साथ नेकी करना। और पानी पीकर जात पूछना, तो काम निकलने के बाद में सोचना। और फिर आता है नुक्ताचीनी करना, मतलब दोष निकालना। और फिर आता है हाथ खींचना, सहायता बंद कर देना। लंगोटी में फाक खेलना, मतलब सीमित साधनों में बड़ा काम करना। और हाथ हवा से बात करना, मतलब बहुत ही तीव्र गति से चलना। हाथ का मेल होना, बहुत ही तुच्छ वस्तु। फिर है सिक्का जमाना, मतलब प्रभाव जमाना। लकीर का फकीर होना, मतलब परंपरावादी होना। सांप सूंघना, मतलब साम जाना। कुछ लोकोक्ति हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे अध जल गगरी छलकत जाए। अल्पज्ञानी जो होता है वो ज़्यादा इतराता है। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। आँख का अंधा नाम नयन सुख, गुणों के विपरीत नाम। और फिर आपके है इम्पोर्टेंट आपके छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, तो यह भी आपके जो एक इम्पोर्टेंट 8 वार और 9 त्यौहार, मौज मस्ती में जीवन जीना। ऊँट किस करोड़ बैठता है, परिणाम की अनिश्चितता। फिर आपके सांप छछूंदर की गति, मतलब दुविधा में पड़ना। एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, एक से अधिक दोष होना। नेक्स्ट है फिर गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, मतलब अवसरवादी सिद्धांतहीन व्यक्ति। नेक्स्ट आता है फिर आपके चिराग तले अंधेरा, मतलब दूसरों को उपदेश देना और स्वयं ज्ञान में अज्ञान में रहना। चट मंगनी पट ब्याव, मतलब तुरंत कार्य संपादित होना। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते, मतलब अल्प साधनों से बड़े काम संभव नहीं है। छोटा मुंह बड़ी बात, सामर्थ्य से अधिक डींग हाँकना। जंगल में मोर नाचा किसने देखा।
फिर नेक्स्ट है इसमें कि अगला प्रश्न जो आपके ये है कि छोटा मुंह बड़ी बात मतलब समर से अधिक डींग हाँकना। और नेक्स्ट है फिर आपके हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन पवित्र होने पर घर में तीर्थ होता है। नेक्स्ट है फिर आपके जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, होनहार के होते चिकने पात, होनहार बीरबान के होते चिकने पात, महान व्यक्ति के लक्षण बचपन में ही नज़र आ जाते हैं। तो ये कुछ प्रमुख आपके जो इसमें थे मुहावरे वगैरह वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और ये मॉडल पेपर मैंने आपको पहले ये जो सोल्व करके बता दिया, आपने देख लिया होगा, वीडियो नहीं देखा ज़रूर देख लेना। और टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं तो 49 में आपके लिए टेस्ट सीरीज, मात्र 49 की जो टेस्ट सीरीज जो आपके लिए उपलब्ध है, ज़रूर ज्वाइन कर लेना, काफ़ी बेनिफिट रहेगा। और 49 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करना। और इसकी PDF, इसके अलावा वन लाइनर, सारी चीज़ें आपको अपने ऐप के अंदर मिलेगी, तो ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना। ये आपके कक्षा 10 की जो पूरी PDF है वो आपको अपने ऐप के अंदर फ्री में आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी टेस्ट अगर देना चाहते हैं और ज़्यादा तो फिर उसमें आपको 49 की जो टेस्ट सीरीज वो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करके अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है, अपने व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना।